एज प्रॉमिस टू यू वी हैव कम अप विद रिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इवन अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। अगेन दैट इज नॉट दैट रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप अपने स्पीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगेन आई विल बी बिट फास्ट बिकॉज इट इज़ अ रिविजन लेक्चर, अज्यूमिंग कि आप पहले से इस सभी चीज़ों के बारे में जानते हो। आप अगर नए भी हो तो भी यू कैन वॉच दिस लेक्चर, इट विल रियली हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले तो ये समझो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एकदम सिंपल चीज आपको बताता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल आप ये हो, आप गए हो शॉप पे, एंड शॉप पे आप दोस्तों एग ले रहे हो। दोस्तों ये क्या है? एग है, ये अंडा है। अगर आप एग बाई करने के लिए जा रहे हो एंड आप शॉपकीपर को पैसे देते हो दोस्तों, तो वो अपने एग आपको दे देगा। बस क्या लग जाएगा? सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो ये कौन है? ये है बायर। ये कौन है दोस्तों? ये है सेलर। एंड ये क्या सेल कर रहा है? एग। ये है गुड्स। एंड ये क्या दोस्तों? कंसिडरेशन। सो एक लोकली चीज है जो आप डेली डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं, वही चीज है, बस लॉ का लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक प्रॉपर लॉ लैंग्वेज। ये पर्टिकुलर नोट्स कंप्लीट मॉड्यूल से नोट्स है। आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये नोट्स आपको ज़्यादा बेटर पड़ता है तो आप इस नोट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स काफ़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ मॉड्यूल लैंग्वेज। सो इफ़ यू फाइंड दिस इजी, आप इसको कंसिडर करके आगे चल सकते हो। ना सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी विल स्ट्रेस मोर ऑन दैट, एंड जो सिंपल चीज़ है विल जस्ट रीड इट आउट। ओके, सो डेफिनेशन बायर एंड सेलर। हाँ हाँ, लॉल। बायर मीन्स व्हाट? अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स। वाओ। सेलर मीन्स व्हाट? अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? बायर एंड सेलर। ये दोनों टर्म्स बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट टू पार्टीज एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। वेरी बेसिक। नाउ गुड्स मीन्स क्या दोस्तों? हमने ये देख लिया हु इज द बायर, हु इज द सेलर, ये तो हमने देख लिया। अब हमको ये देखना है जो एग है, ये तो एक गुड्स हो गया। इसके जैसे गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर होने के लिए आप अगर गुड्स के डेफिनेशन में आओगे तो ही इस चैप्टर के अंदर कवर होंगे। अगर आप गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आओगे तो इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं होंगे। सो गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स के हेडिंग के अंदर आपको ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगा ना, उसको हम गुड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेंचेस मूवेबल है, सो गुड्स आएगा। फैन दोस्तों मूवेबल है। ऑक्सीजन सिलेंडर मूवेबल है। सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप आइस मंगवाओगे दोस्तों, तो अगर आपने आइस मंगवा लिया तो किस चीज के लिए वो मत पूछना, बट अगर आपने आइस मंगा लिया दोस्तों तो अगेन इट इज अ गुड्स। यस और नो? सो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इवन इनटैंजिबल गुड्स भी जो होता है ना, इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल समझता है आपको? यस, आपको ऑब्वियसली समझता होगा दोस्तों। इवन इंटेंजिबल्स जो कंसिडर करेंगे हम, उसको भी हम गुड्स के डेफिनेशन में हम इंक्लूड करेंगे। ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कवर होता, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दोस्तों, दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो दैट विल नॉट बी कवर्ड इन गुड्स। Other than actionable claim, every goods means every kind of movable property other than actionable claim and money, but includes stocks, shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed under the contract of sale। क्या बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा हूं मैं कि कोई भी चीज जो मूवेबल होगी वो इस चैप्टर के अंदर आएगा, बट इसके अंदर क्या चीजें नहीं आएंगी? एक्शनेबल क्लेम नहीं आएंगी। एक्शनेबल क्लेम मतलब मैं आपको बताता हूँ। लेट अस से अगर मैंने आपको पैसे दिए दोस्तों, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो उस केस में आपसे, मतलब आपके ऊपर मैं कोर्ट केस कर सकता हूँ। मैंने आपको पैसे दिए, अब आप मुझे दे नहीं रहे हो दोस्तों, तो मैं कोर्ट केस आप पे कर सकता हूँ। एंड कोर्ट केस करने का जो एक्शन है, समझ में आ रहा है? जो मैंने आपको आपके ऊपर एक्शन करके जो मैं पैसे ले सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम। अब वो जो एक्शनेबल क्लेम है वो मैं किसी और को सेल अगर करता हूँ तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। बट इंक्लूड करता है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या? जैसे रिलायंस का एक शेयर आपने बाई किया, सो दैट विल बी कवर्ड अंडर शेयर्स। बट स्टॉक, बंडल ऑफ शेयर्स अगर आपने बाई किया तो उसको बोलेंगे स्टॉक। ग्रोइंग क्रॉप्स, एग्जांपल दुर्वा। गणेश चतुर्थी के टाइम पे अगर आप दुर्वा बाई करते हो दोस्तों, तो ग्रोइंग क्रॉप्स दैट कैन बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, सो ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रास ऑब्वियसली, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब आप बोलोगे सर ये दुगलापन आप कर रहे हो, सर दुगली बातें कर रहे हो। थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड मतलब लैंड और बिल्डिंग क्या है? थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है।
अभी जस्ट आपने कहा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मेक सेंस। सो यहाँ पर आगे शब्द पढ़ो, विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड, विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड। सेवर्ड मतलब क्या, अगर इसको आप सेपरेट कर सकते हो एंड सेपरेट करके अगर मार्केट में सेल कर सकते हो तो ही इसको आप गुड्स के डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो। मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, अब बिल्डिंग को अगर आप लैंड से अलग करते हो तो इट विल फॉर्म इनटू ब्रिक्स, सो ब्रिक्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सॉरी, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को सॉरी अगर लैंड है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग को अगर आप लैंड से अलग करते हो दोस्तों, सो दैट बिल्डिंग विल नॉट रिमेन एज इट इज, इट विल टर्न इनटू ब्रिक्स। नाउ दैट ब्रिक्स कैन बी कॉल्ड एज गुड्स बट दैट बिल्डिंग विल नॉट रिमेन, क्योंकि लैंड से अलग हो गया, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, बट समझो ट्री है दोस्तों, ट्री इज अटैच्ड टू लैंड, अब ट्री को अलग कर दिया, कैन यू सेल इट इन द मार्केट? यस, यस। सो ट्री का भी एक बिजनेस होता है, लकड़ी का भी एक बिजनेस होता है, चंदन दोस्तों, पुष्पा। तो उस केस में इवन इफ इट इज अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कैन इट बी सेवर्ड, कैन इट बी सेपरेटेड? यस। सो इफ इट इज सेवर्ड, आपको सेवर्ड ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सो अगर ऐसा लिखा है कि एग्जाम में ऐसा आपने ऐसा लिखा है इट कैन बी सेवर्ड, तो आपका आंसर राइट होगा। सो इवन इफ इट इज अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, एंड अगर वो सेवर हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, तो आप उसको मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंसर्ट करोगे। एग्जाम्पल फ्लावर, फ्लावर जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर मार्केट में सेल होता है कि नहीं? यस। बट इज इट अटैच्ड टू द लैंड? यस। क्या उसको आप गुड्स के डेफिनेशन में बोल सकते हो? यस, इट इज बॉट इन द मार्केट। सो गुड्स तो है ही, तो क्या सोगा के अंदर आएगा? हाँ, बिकॉज इट कैन बी सेवर्ड, मतलब उसको आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द लैंड एंड देन सोल्ड इन द मार्केट। बट बिल्डिंग दोस्तों, अगर आप सेपरेट करने जाओगे फ्रॉम द लैंड, इट विल टर्न इनटू ब्रिक, छोटे छोटे ब्रिक्स में कन्वर्ट होंगे, एंड एक बार ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, इट इज नॉट अ गुड। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर। सो अगेन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मतलब मैं आप पे एक्शन ले सकता हूं लीगली टू क्लेम मनी, एंड वो एक्शन अगर मैंने किसी और को सेल कर दिया तो वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। एंड इंक्लूड स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed, very important, which can be separated under the contract of sale। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ऑब्वियसली कितने टाइप्स ऑफ गुड्स है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या? ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या? अब एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर सबसे पहले तो तीन आता है, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। ठीक है, यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ, कहाँ गया? ठीक है, एग्जिस्टिंग के अंदर तीन गुड्स आता है, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। नो, एग्जिस्टिंग के अंदर तीन गुड्स आते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेंड एंड अनअसर्टेंड। ठीक है, फ्यूचर भी आता है, कंटिंजेंट भी आता है। अगर एक लाइन में आपको बताऊं, एग्जिस्टिंग मतलब वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, आप जाते हो बिस्लरी का बॉटल बाई करते हो, एग्जिस्टिंग है दोस्तों। फ्यूचर गुड्स मतलब अभी तक बिस्लरी का बॉटल बना ही नहीं है, आगे जाके भविष्य में बनेगा दोस्तों। मैंगो, आप बोलते हो कि मैं 6 मंथ्स बाद जब मैंगो मार्केट में आएगा तब बाई करूंगा, फ्यूचर गुड्स आगे आने वाला, भविष्य में। सो कंटिंजेंट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे आप बोलोगे कि अगर ये पर्टिकुलर चीज होगा तो ही मैं आपसे गुड्स बाय करूंगा, ये इसको बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। फिर आता है सबसे पहला अपन इन डिटेल इंग्लिश में, अपने को लिखना है, आंसर इंग्लिश में है, सो वी विल रीड इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड इन हिंदी। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, आपके सामने दोस्तों दिख रहा है आपको वो गुड्स जो आप बाई करने वाले हो ना, आपके सामने आपको वो दिख रहा है, हेंस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स, उसका टाइप्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर तीन टाइप्स है स्पेसिफिक गुड्स। देखो, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स, ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है ना दोस्तों, समझो ये है भिड़े। ठीक है, अब ये जो भिड़े ना, ये उसका नाम क्या है, अब्दुल, अब्दुल के शॉप पे जाता है दोस्तों, वो शॉप पे जाके उसके शॉप का जो केस है, उसके अंदर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैकेट होते हैं दोस्तों। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट, समझो सॉल्ट का पैकेट है। अब ये भिड़े अब्दुल को बोलता है, ये वाला जो सॉल्ट का पैकेट है ना, ये मुझे दे दे, बराबर है। तुम आप मुझे बात बताओ, क्या इस पर्टिकुलर सॉल्ट को आइडेंटिफाई किसने किया? ये जो फर्स्ट वाला पैकेट है, ये वाला पैकेट, इसको आइडेंटिफाई किसने किया? भिड़े ने किया। क्या ये वाला पैकेट मुझे दो, ये भिड़े ने बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है कि आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट किया है? सोच के बताना।
राइट, आप सही बोल रहे हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, दीज गुड्स, सॉरी, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। आप बोलते हो कि ये वाला बीडे क्या बोलता है, ये वाला पैकेट, ये वाला नमक का, ये वाला सॉल्ट का पैकेट आप मुझे दे दो। यू हैव आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया है ना, तभी ही आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स में क्या होता है, भिड़े जाता है अब्दुल के शॉप पे एंड बोलता है कि मुझे एक नमक का पैकेट चाहिए। अब अब्दुल इन तीन में से एक को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड जब तक अब्दुल सेलेक्ट करके भिड़े के हाथ में वो नमक का पैकेट नहीं दे देता दोस्तों, तब तक अब्दुल को पता ही नहीं है, सॉरी, तब तक भिड़े को पता ही नहीं है। भिड़े ने तो ओरली कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि आई वांट टू बाय वन पैकेट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम यू, बट एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद भिड़े अब्दुल के ऊपर रिलाई कर रहा है एंड अब्दुल विल गो सेलेक्ट द प्रोडक्ट एंड गिव इट टू भिड़े, राइट। सेकंड एग्जांपल, लेट अस से आप सेलफोन के शॉप पे जाते हो, सेलफोन के शॉप पे जाके आप बोलते हो कि मुझे यही मॉडल का, यही पर्टिकुलर सेलफोन मुझे आप दे दो। सो ये पर्टिकुलर मॉडल आपने स्पेसिफाई किया, दैट इज विच गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एंटर करते वक्त ही सामने है, बराबर है। उसके बाद असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स में आप शॉपकीपर को बोलते हो बेस्ट फोन मुझे दे दो। अब बेस्ट फोन मुझे दे दो, आपने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने किसको बता दिया, सेल फोन के जो सेलर है उनको बता दिया। नाउ यहाँ पर देखो, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर कर रहे हो, उस टाइम पे आपको पता नहीं आपके हाथ में गुड्स कौन सा आने वाला है, तो आइडेंटिफाइड अग्रीड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप जब शॉप पे गए सेलफोन के, तब आपके दिमाग में आइडिया नहीं था आपके सेलफोन में, सॉरी, आपके हाथ में कौन सा सेलफोन आने वाला है। तो अगेन, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, स्पेसिफिक गुड्स। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे थे, तभी आपको पता था कि ये गुड्स आने वाला है। एंड जब सर्टेन गुड्स के केस में आप जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, तब आपको पता नहीं है कि आपके हाथ में गुड्स कौन सा आने वाला है। तो गुड्स विच आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद अग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, क्लियर है। सो दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन एक्ट बट जुडिशली इंटरप्रेटेड। मतलब ये बोला है कि ये स्पेसिफिकली कहीं पर मेंशन्ड नहीं है लॉ में, ये केस लॉस हुए थे एंड इस केस लॉस के चलते अपने को पता चला है कि ऐसा कुछ असर्टेन गुड्स का अलग कोई मीनिंग है, ठीक है। नाउ अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स मतलब देखो ये कहानी की तरह है। अनअसर्टेन गुड्स मतलब कंप्लीटली अपोजिट ऑफ असर्टेन गुड्स। जो चीज पहले से असर्टेन नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड्स। एग्जांपल, तुम शॉपकीपर को बोलता 5 kg मेरे को शुगर दे दो। अब गोडाउन में जाएगा शॉपकीपर एंड वो 100 kgs में से 5 kg असर्टेन करेगा। नाउ दैट 100 kgs इज व्हाट, यस एब्सोल्युटली राइट, अनअसर्टेन गुड्स। एंड उसमें से असर्टेन कौन करेगा, सेलर। एंड बायर को क्या देगा, गुड्स। समझ में आया। तो स्पेसिफिक गुड्स समथिंग, अगेन स्पेसिफिक गुड्स इज समथिंग, मुझे ये वाला पर्टिकुलर स्टाइलस चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफिक गुड्स। आप मेरे को बेस्ट स्टाइलस दे दो, दैट इज कॉल्ड एज असर्टेन गुड्स। मैं जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद मुझे पता चलता है, अरे ये वाला स्टाइलस है मेरे, समझ में आ रहा है, ये वाला स्टाइलस। उसके बाद आता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स मतलब पूरा ऐसा रैक है दोस्तों, उस रैक में से कोई एक पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करके शॉपकीपर आपको दे रहा है। सो गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अनअसर्टेन्ड गुड्स। आई होप यहाँ तक जो भी हमने किया है आपको क्लियरली समझ में आता है। फिर आता है दोस्तों फ्यूचर गुड्स, फुतुरे। फुतुरे गुड्स, फ्यूचर गुड्स, वेरी इजी दोस्तों। फ्यूचर गुड्स मतलब देखो इंग्लिश में पढ़ेंगे, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वाह, समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करने के बाद अगर गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होने वाला है, तो उस केस में इसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। में मेरे कारपेंटर को बोलता हूँ कि मुझे बेंच बनाकर चाहिए, वो मेरे से पैसे लेता है दोस्तों, तो इस केस में वो 6 मंथ्स बाद, जैसे मैंने ऑर्डर दिया ना, उसके बाद मुझे गुड्स बनाकर देगा। अभी गुड्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं दोस्तों, समझ में आया। एग्जिस्टेंस में अगर गुड्स होता तो बात अलग होती, सो एग्जिस्टिंग गुड्स में आता। फ्यूचर गुड्स में गुड्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Now, a contract of sale or future goods always an agreement to sell. It is not actual sale. Actual sale में क्या होता है कि आप जोमेटो करो, जोमेटो वाला आपको फूड लाकर दे देगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल सेल। बट अग्रीमेंट टू सेल में आप अग्री करते हो कि कल को जाके, भविष्य में जाके आपको गुड्स सेलर क्या करेगा, सेल करेगा। बिकॉज पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट,
क्या बात बोली है देखो दोस्तों, जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखो आपको नूब समझे दोस्तों, बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक टाइमलाइन की तरह। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर गुड्स एग्जिस्ट कर रही है एंड इसको अगर आप बाई करते हो दोस्तों, तो ये आ जाएगा स्पेसिफिक गुड्स के अंदर। और स्पेसिफिक गुड्स के अंदर 3 ब्रांचेस आता है। अगर आप बोलते हो कि मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? अच्छा सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। गिव मी 1 मिनट। ओके, यहाँ बनाता हूँ, ध्यान देना। ओके, सो ये टाइमलाइन बनाता हूँ, ध्यान देना। ये होता है फ्यूचर गुड्स और ये है एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, अगर गुड्स पहले से एग्जिस्टिंग है दोस्तों, ठीक है, अभी गुड्स बन चुका है या बन गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। बन चुका है, बन गया है मींस वन एंड द सेम, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। अब उसके 3 ब्रांचेस है स्पेसिफिक। अगर आपको जो ऑलरेडी बन गया है उस गुड्स में से एक स्पेसिफिक गुड्स चाहिए कि यही वाला मुझे चाहिए, 4 बॉटल से उसमें से फर्स्ट बॉटल ही चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। आप बोलते हो मेरे को 1 बॉटल चाहिए, शॉपकीपर जाएगा, कोई भी 1 बॉटल पकड़ के आपके हाथ में थमा देगा, दैट इज कॉल्ड एज एसेट एंड गुड्स दोस्तों। क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करने के बाद पता चला है कि ये क्या है, मेरा गुड्स है। फिर क्या आता है दोस्तों? अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स मतलब क्या? जो भी चीज असर्टेन करने से पहले होती है दैट इज कॉल्ड एज अनअसर्टेन गुड्स। कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों बिटवीन असर्टेन एंड अनअसर्टेन, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ केस लॉ ये सेपरेट थोड़ा मीनिंग बना है, ठीक है ना, लॉ के हिसाब से। फ्यूचर गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर गुड्स? फ्यूचर गुड्स मतलब क्या? जो अभी तक एग्जिस्टिंग है ही नहीं उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। मैं पहले ऑर्डर दूंगा, फिर उसका ऑर्डर को बनाया जाएगा, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। जैसे कारपेंटर का मैंने एग्जांपल दिया, मुझे शू रैक बनाना है, तो वो बोलता है कि पहले मटेरियल लाकर दो, तो जैसे मैंने ऑर्डर दिया दोस्तों वैसा वो क्या करेगा दोस्तों? गुड्स बनाकर दे देगा। सो दिस इज एग्जिस्टिंग, स्पेसिफिक एंड यू नो फ्यूचर गुड्स। फिर आता है क्या? कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स डिपेंड्स अपॉन अनसर्टन कंटिंजेंसी। ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, विच डिपेंड्स बाय विच सेलर डिपेंड्स अपॉन अनसर्टन कंटिंजेंसी। सेलर मतलब कौन? जो बेचने वाला व्यक्ति है वो। अगर उसका सेल्स डिपेंड करता है कोई पर्टिकुलर कंटिंजेंसी पे, लेट अस से फॉर एग्जांपल यूएसए से एक वेसल आने वाला है, शिप आने वाला है, ठीक है, ये बायर को ऐसे बताता है, ये ऐसे बोलता है कि जब तक ये शिप नहीं आएगी, कौन बोलता है ऐसा? सेलर। किसको बोलता है? बायर को, कि जब तक ये शिप नहीं आएगी तब तक मैं गुड्स तुमको सेल नहीं कर पाऊंगा। विच गुड्स? कंटिंजेंट गुड्स। सो अनलेस एंड अनटिल ये शिप से सामान सेलर तक नहीं पहुंचता, इंडिया नहीं पहुंचता, तब तक बायर को सेल ही नहीं कर पाऊंगा। दिस इज विच गुड्स? कंटिंजेंट गुड्स। समझ में आया? नाउ आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड स्पेसिफिक गुड्स? स्पेसिफिक गुड्स के केस में कोई कंटिंजेंसी नहीं है, सामने गुड्स पड़ा है, आप मेरे को दे दो। कंटिंजेंसी के केस में डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर पूरे यूनिट का, एंड इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट प्रीवियस 2 एम्स पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आरटीपी में भी इसका क्वेश्चन आया है, विच इज इट इज पार्ट ऑफ द नोट्स, हेंस इसको बहुत इन डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये हो गया टोटल जो इंपॉर्टेंट हार्ट ऑफ दिस यूनिट, टाइप्स ऑफ गुड्स। फिर आता है डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स। सर ये क्या है सर डिलीवरी एंड इट फॉर्म्स? अब जो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल था, पता है ये वाला एग्जांपल था जो एग वाला मैंने बताया था, यहाँ पर किधर गया? हाँ यहाँ पर। अब ये जो एग है दोस्तों, ये गुड्स है, बराबर है। अब इसका इस पर्टिकुलर बायर तक डिलीवरी भी तो करना जरूरी है, तो ही जाके सेल्स कंप्लीट होगा ना। तो पहले हमने बायर के बारे में जाना, फिर सेलर के बारे में जाना, फिर गुड्स के बारे में जाना, समझ रहे हो? अब हम किसके बारे में जान रहे हैं? डिलीवरी के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। व्हाट डू मीन बाय डिलीवरी? डिलीवरी देखो, अगर बीकॉम की तरह बात करूं तो अगर आपने जोमेटो किया है एंड उस जोमेटो वाला व्यक्ति आपको डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी हो गया, ये हो गया बीकॉम। अब आप पढ़ रहे हो सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में सीए लेवल का नॉलेज चाहिए दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए तो ठीक है, नेवरदलेस। सो डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी में थोड़ी टेक्निकलिटी आती है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज को भी, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है केस स्टडी क्वेश्चन अगर इसमें से पूछा जाए, बट इट इज वेरी इजी। डिलीवरी एंड इट फॉर्म्स। डिलीवरी मींस व्हाट? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलंटरी ट्रांसफर, वॉलंटरी ट्रांसफर मतलब एक व्यक्ति ने अपने मर्जी से अगर अपने गुड्स ट्रांसफर किया आपको, तो दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। ये तो आपको पता था। नो,
As a general rule, delivery is made doing anything which has effect of putting possession of goods, possession of buyer, or any person authorized to hold them on his behalf. सर क्या पढ़ रहे हो सर? वापस रीड करता हूँ, ध्यान से सुनना इसको. As a general rule, delivery is made doing anything which has effect of putting possession of goods in the hands of possession of buyer or any person authorized to hold them on his behalf. देखो इसका मीनिंग, यहां पर कभी भी डिलीवरी जो होती है ना, वो सेलर किसको करता है? बायर को करता है. बराबर है. सो लेट अस से ये है जेठालाल, ठीक है, और ये है बबीता जी. तो जेठालाल इज द सेलर, बबीता जी इज दी बायर. ठीक है, ये सेलर हो गया और बबीता जी इज दी बायर. बराबर है. ठीक है. अब जेठालाल बबीता जी को गुड्स डिलीवर करेंगे, तो मतलब सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करेगा. बराबर है. यही चीज बोला उन्होंने, यस. या फिर अगर जेठालाल ने अय्यर को गुड्स डिलीवर किए, जेठालाल ऐसे नहीं करेंगे, जेठालाल ऑब्वियसली बबीता जी को डिलीवर करेंगे, बट समझो जेठालाल ने अगर अय्यर को गुड्स डिलीवर कर दिए एंड अय्यर ये बोलता है कि मैं ऑथोराइज्ड हूं बबीता जी के बिहाफ पे, आई कैन इवन कलेक्ट द गुड्स. भले ही मैं तुम्हारा बायर नहीं हूं, मैं तो कौन हूं? मैं अय्यर हूं, मैं तो उनका हस्बैंड हूं, बट मुझे बायर ने ऑथोराइज किया है कि मैं सेलर से गुड्स अपने पास रख सकता हूं एंड मैं फिर बाद में डिलीवरी कर दूंगा किसको? बबीता जी को. तो यहां पर देखो, अब पढ़ना आप समझेगा. एज अ जनरल रूल, डिलीवरी इज मेड डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग पोजेशन ऑफ गुड्स विद पोजेशन ऑफ द बायर. बायर कौन है? बबीता जी. और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, मतलब अय्यर को ऑथराइज किया गया है टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बबीता जी. तो या तो जेठालाल बबीता जी को सेंड कर दे, डिलीवरी कर दे, या जेठालाल अय्यर को डिलीवर कर दे, वन एंड द सेम. फिर आता है क्या? टाइप्स ऑफ डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी. सर ये सब क्या है सर? देखो, आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो दोस्तों, तो ये सब टेक्निकलिटीज आएंगी. बीकॉम नहीं है कि डिलीवरी बोला तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, जोमेटो करो, जोमेटो वाला डिलीवरी देगा, खत्म. दोस्तों ऐसा नहीं आएगा, तुमको टाइप्स लिखना पड़ेगा. एक्चुअल डिलीवरी वेरी सिंपल, आपने ऑर्डर किया, सेल हो गया, आपके हाथ में दोस्तों क्या आ गए? एग आ गए, अंडे आ गए दोस्तों, गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर. कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी. अब कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी को ना थोड़ा ध्यान से समझेंगे. अभी कंस्ट्रक्ट डिलीवरी में होता क्या है? अगेन यहाँ पर जेठालाल आएगा. ये मुंबई में कौन है? जेठालाल है. बागा है गुजरात में दोस्तों, एंड बबीता जी है अगेन मुंबई में. ठीक है, बबीता जी. नाउ हु इज द सेलर? हु इज द बायर? परफेक्ट, बराबर है. ओके, नाउ गुड्स किसके पास है? बागा के पास है. और बागा कहाँ है? गुजरात में है. गुड्स ओनरशिप किसका है दोस्तों? जेठालाल का है. बट जेठालाल जैसे ही सेल कर देगा, ओनरशिप किसका हो गया? बबीता जी का. बट गुड्स है किसके पास? बागा के पास. सर क्या बोल रहे हो सर? वापस बताता हूँ. जेठालाल के पास ओनरशिप था, उसने सेल कर दिया, बबीता जी बिकम्स द ओनर नाउ. बट पोजीशन किसके पास है? कस्टडी किसके पास है? बागा के पास. तो अब क्या जेठालाल ऐसे बोल सकता है, बबीता जी आज से आप मालिक हुए, तो क्या बबीता जी ओनर बन जाएगी? नहीं दोस्तों. जब तक पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स, कौन है पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स? अपना बागा. जब तक वो बबीता जी को ऐसे कॉल नहीं करता, ट्रिंग ट्रिंग हेलो, ऐसा कौन बोलता है? बबीता जी. हेलो कौन बोल रहा है? बागा बोलता है, मैं बोल रहा हूँ बागा. और मैं ऐसा एक्नॉलेज कर रहा हूं कि अब मैं जेठालाल के बिहाफ पे गुड्स नहीं होल्ड कर रहा, मैं आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं. जैसे उसने ऐसा बोल दिया ना दोस्तों, डिलीवरी हो गई. देखो अब इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश में लिखना, आप मतलब तो समझ जाओगे दोस्तों, बट इंग्लिश में लिखना जरूरी है. विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी. मतलब किसके पास गुड्स है दोस्तों? बागा के पास ही है. कस्टडी चेंज हुई नहीं है. कस्टडी चेंज हुआ नहीं. कस्टडी मतलब एक तरह से आप समझ लो किसके पास गुड्स है. गुड्स किसके पास है? पहले किसके पास था? बागा के पास था. अब किसके पास है? बागा के पास ही है. बट डिलीवरी किसको हो गई? पहले जेठालाल के पास थी, अब बबीता जी को मिल गई. क्यों? उसने सिर्फ फोन किया दोस्तों, एक्नॉलेज किया. देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स. कौन है पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स? बागा.
बिलोंगिंग टू सेलर, सेलर कौन है? जेठालाल। मतलब यहाँ पर पोजीशन किसके पास है? बागा के पास है। बिलोंगिंग टू सेलर मतलब ये ओनरशिप किसका है? जेठालाल का है। एक्नॉलेजेस टू बायर, बायर कौन है? बबीता जी। दैट ही होल्ड्स गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ, बायर कौन है? अगेन बबीता जी। तो अगेन अभी बबीता जी और बागा के नाम से मैं आंसर पढ़ता हूँ। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी, मतलब बागा के पास ही कस्टडी है। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इन पोजेशन दैट इज बागा who has possession of the goods belonging to Jetalal acknowledges to Babita ji that he holds goods on behalf of Babita ji। सिंपल है दोस्तों, क्लियर हो गया ये। फिर आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी समझाने के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों मैकडी। मैकडोनल्ड्स समझते हो? मैकडी, मैकडी, मैकडोनल्ड्स। यस, आप जाते हो, आप बोलते हो मुझे चाहिए मैकालू टिक्की, मैक आलू टिक्की, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग, ठीक है, मैकालू टिक्की। अब मैकालू टिक्की जैसे आप ऑर्डर करते हो दोस्तों, तो आपको क्या मैकालू टिक्की मिल जाता है? नहीं, आपको मिलता है एक रिसिप्ट, पावती मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? पावती। अब उस पावती में आपका नंबर होता है 26, 36 जो भी है, ठीक है ना। सो वो नंबर ऐसा लिखा होता है 26, 36 जो भी से नंबर है वो। एंड देन यू वेट, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पे आपका नंबर आ गया 26, आपको ट्रे मिलता है। आप आते हो, आप अपने पार्टनर के साथ मस्त वो जो भी आपने मैकालोटी की अपने जो भी मील मंगवाया आप खा लेते हो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे वो रिसिप्ट मिल गया डिलीवरी हो गई है, बराबर ना? क्या जैसे आपको रिसिप्ट वो मिल जाता है, ओनरशिप पास हो गई है, क्या आप ओनर बन गए हो? यस, एब्सोल्युटली राइट। आप ओनर एज सुन एज मतलब एज जैसे ही आपके पास वो रिसिप्ट आ जाते हैं ना दोस्तों, यू हैव बिकम दी ओनर ऑफ द गुड्स। क्या लिखा है कि व्हेन डिलीवरी ऑफ द थिंग इन टोकन और ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स कोर्स ऑफ ट्रांजिट मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स। मतलब ये जो रिसीट आपको दिया गया है ना, इसका मतलब आपके हाथ में ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसके प्रति ऐसा बताया गया है दोस्तों कि आपके पास डिलीवरी हो गई है। एक्चुअल में गुड्स आया नहीं है, गुड्स आने वाला है, बट जैसे वो रिसिप्ट आ गया ना दोस्तों, उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। वो रिसिप्ट को बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एंड जैसे वो आपके हाथ में आ गया, यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स। दो चीजें होती है, एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स मतलब आप दिखा रहे हो कि ओनर कोई और है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मतलब जैसे ही आपके हाथ में आ गया, यू आर द ओनर। डॉक्यूमेंट शो मतलब आप दिखा रहे हो, देखिए देख ये ओनर है, समझे, ये ओनर है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब देख मैं ओनर है, फर्क सिर्फ इतना ही है। सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ऐसे कुछ चीजें आपको याद करने के लिए बोलता है दोस्तों। देखो, इसका इन डिटेल्ड मीनिंग मैं लाइव लेक्चर में आपको बताता हूँ, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मीनिंग, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यू ऑलरेडी हैव लॉट टू डू। सो बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट विच इज यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे ही बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट का अगर नाम का जिक्र होगा तो इसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब अगर मैं आपको रेलवे रिसिप्ट दूंगा दोस्तों, तो अब मेरे एंड से ओनरशिप, डिलीवरी आपको मैंने पास ऑन कर दिया। समझ में आ गया? सो यहाँ पर क्या बोला है देखो, पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स इधर बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। मतलब इंग्लिश में सिर्फ सिंपली इतना बोला है, जैसे मैं रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आपके हाथ में सेंड कर देता हूँ या आपके हाथ में दे देता हूँ, तो वैसे ही क्या हो गया दोस्तों? डिलीवरी हो गई है। बट कौन सी डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट आता है, कॉल जाता है बागा से बबीता जी के पास। ओके, फिर डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये हमने कर लिया। स्टिल आई विल रीड इट। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डज नॉट अलाउ पर्सन टू ट्रांसफर बाय मियर एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब एक तरह से ट्रांसफर, फिलहाल यही समझो आप। एंडोर्स करना मतलब क्या? ट्रांसफर करना। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम और अच्छे से समझेंगे। कुछ जगह पे ई की जगह आई भी लिख सकता है आईसीए में, दोनों भी आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ई एनडीओ DORSCMENT या फिर आई भी आप यूज कर सकते हो। तो ट्रांसफर का मतलब ये होता है, अगर रेलवे रिसिप्ट मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया तो मैंने आपको डिलीवरी दे दी, ओनरशिप दे दिया। बट ध्यान समझना अभी, अगर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अगर मैंने आपके हाथ में दे दिया दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओनर हो। आप सिर्फ ये दिखा सकते हो, जिस डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है ना, उसके अंदर नाम लिखा होता है, वो व्यक्ति ही ओनर होता है। ठीक है, इतना इन डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों, इट इज जस्ट अ सिंगल लाइन विच इज रिटन इन योर बुक।
So document showing title shows the title. Document of title makes you the title, मतलब makes you the owner of the goods, मतलब आपके पास राइट होगा to take the delivery of the goods. ओके, मूविंग हेड, फिर आता है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी एकदम बेसिक चीज है बट पूरा टेक्निकल वर्ड है. लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका सेलफोन अगर आप किसी शॉपकीपर को देते हो, शॉपकीपर मतलब ना जो रिपेयर शॉप होता है ना, वो रिपेयर शॉप के पास कितना पावर है, वो सिर्फ आपका सेलफोन रिपेयर कर सकता है. कैन ही यूज द सेलफोन? नो. अगेन, कैन ही यूज इट? नो. कैन ही सेल इट? नो. कैन ही रिपेयर अदर देन व्हाट हैज बीन टोल्ड? नो. अगर आप बोलेगा कि डिस्प्ले ही ठीक करना है तो डिस्प्ले ठीक करेगा. तो क्या मैं बोलूं आपने सिर्फ उसको रिपेयर करने बोला है, वो भी समझो डिस्प्ले, और कुछ रिपेयर नहीं कर सकता. सो दिस मीन्स कैन आई से ही हैज स्पेशल प्रॉपर्टी या स्पेशल राइट्स? यस, ही हैज ओनली स्पेशल राइट्स. उसके पास जनरल राइट्स नहीं. जनरल राइट्स मतलब वो यूज कर सकता है दोस्तों, सेल कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, डोनेट कर सकता है, फेंक सकता है, जो चाहे वो कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एज जनरल प्रॉपर्टी. समझ में आता है? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जब आप अंडा बाय करने गया, स्टार्टिंग वाला एग्जांपल, एग जब बाय करने गया, तो आपने जब बाय किया दोस्तों, यू विल गेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी. मतलब क्या वो शॉपकीपर बोल सकता है इसमें तुम ऑमलेट नहीं बनाना, इसका सिर्फ तुम सार बना सकता है, रसा बना सकता है, या तुम उसको बॉईल करके खा सकता है दोस्तों, ऑमलेट नहीं बनाना, ऐसे बोल सकता है? नहीं दोस्तों. सो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप. सो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज जनरल प्रॉपर्टी दैट ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स. जनरल प्रॉपर्टी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी. बराबर है? सो यहाँ पर इंग्लिश में देखो क्या लिखा है. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग मे बी इन वन पर्सन एंड स्पेशल प्रॉपर्टी इन द सेम थिंग मे बी इन अनदर. एग्जाम्पल, आर्टिकल इज प्लेस्ड. अब इसका क्या मतलब है? देखो ये बीच बीच में इन्होंने कुछ इंसर्ट कर दिया, इसका कुछ ऐसा कुछ स्पेशल चीज नहीं है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका, लेट अस से मेरी बीवी है दोस्तों, माय बीवी, दैट इज माय वाइफ. ठीक है, मेरे वाइफ के कंगन मैंने एसबीआई बैंक में दे दिया दोस्तों. बहुत गलत काम कर रहा हूँ दोस्तों. कंगन दे दिए मेरे वाइफ के मैंने. ठीक है, कंगन का ड्राइंग बना देता हूँ मैं. तो ये कंगन है. ठीक है, कंगन एसबीआई बैंक में है. ठीक है, अब एक कंगन की जगह पे मैंने लिया है लोन. ठीक है, अब कंगन मेरे पास से किसके पास से गया है? एसबीआई बैंक के पास. अब ये जो कंगन है दोस्तों, दिस कंगन, कंगना, सॉरी, कंगना रनौत हो गया दोस्तों, कंगन. अब ये जो कंगन है, ठीक है, क्या ये कंगन बैंक सेल कर सकता है? नो, कैन नॉट. क्यों? क्योंकि मेरे पास इस कंगन के जनरल राइट्स है, बैंक के पास सिर्फ स्पेसिफिक या स्पेशल राइट्स है. वो मेरे बीवी के कंगन को तभी सेल कर सकता है अगर मैंने इस लोन का रिपेमेंट नहीं किया. समझ में आया? सो यहाँ पर क्या बोला है इंग्लिश में देखो. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग, कंगन में जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग मे बी विद वन पर्सन, मतलब मेरे पास या मेरे वाइफ के पास जनरल राइट्स होंगे, एंड सेम कंगन का किसी और के पास क्या होगा? स्पेशल राइट होगा. मतलब एसबीआई बैंक के पास उसी कंगन का स्पेशल राइट है दोस्तों, जनरल राइट नहीं है. डिड यू गेट इट? समझ में आ रहा है आपको? ओके. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, ये अनदर टॉपिक है. सेल का मतलब क्या है एंड अग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है? सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. लेट अस से आप शॉप पे गए, शॉप पे जाके एग बाई किया, सेल हो गया दोस्तों. मतलब आपने बाई किया, शॉपकीपर के लिए सेल हो गया. अग्रीमेंट टू सेल, तुम शॉपकीपर को बोलेगा मैं कल आके अंडा लेके जाएगा. अग्रीमेंट टू सेल. सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, where seller transfers agrees to transfer property in goods buyer for a price. Agreement to sell, when property in goods transferred at a future time subject to some condition is called agreement to sell. When agreement to sell becomes sale, कब बनता है दोस्तों agreement to sell becomes sale? An agreement to sell becomes sale when time elapses और कंडीशन फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स आर ट्रांसफर्ड. सर आप सिर्फ रीड कर रहे हो सर, वापस बताता हूँ सुनना. अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? अग्रीमेंट टू सेल क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट स्टेप है, एंड सेल उसके बाद का स्टेप है. अग्रीमेंट टू सेल विल बिकम सेल जब टाइम इलैप्स होगा. आप बोलते हो कि मैं कल आकर गुड्स बाय करूंगा. ठीक है, अगर कल आकर मैंने गुड्स बाय नहीं किया, मान लेना कि सेल हो चुका, मतलब क्या टाइम आपने बताया उसको, टाइम इलैप्स हो गया दोस्तों, तो क्या हो गया? सेल हो गया. या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल हो गया. आप बोलता है कि मैं जब कैश दूंगा ना तो मान लेना कि सेल हो गया. तो स्टार्टिंग में क्या था? अग्रीमेंट टू सेल था. तुमने बोला मैं कैश देगा तो सेल होगा. अग्रीमेंट टू सेल, मैंने कैश दिया,
तुरंत वो कंडीशन फुलफिल हो गया, क्या हो गया, सॉरी, सम कंडीशन इज फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर, easy, clear. So when an agreement to sell becomes sale when time elapses or some condition fulfilled subject to which property and goods are transferred, फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट को एग्जिस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बहुत बेसिक है दोस्तों, ये सारी चीजें होंगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। सबसे पहले एटलीस्ट 2 पार्टी होने चाहिए, बायर और सेलर, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस इन मनी होना चाहिए, पैसा ही होना चाहिए, पैसे जैसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है दोस्तों सेलर से बायर को। वाओ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट चीज लिखी हुई कि ये चीज होना ही चाहिए, 500 रुपये मुझे मिलना ही चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट। कंडीशनल मतलब ये चीज हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। कंडीशनल एक कंडीशन रख दिया है कि ये कैश सेल से होगा, समझा, 3 बजे से पहले अगर गुड्स तूने सेल किया ना तो ही मैं बाई करूंगा, ये कंडीशन है एकदम ऐसे मैं रैंडम आपको एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशन भी हो सकता है। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। ये हमने पढ़ा है दोस्तों कफम। कफम क्या है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, लर्न आईटी, ये एक्रोनिम है, आप इससे याद कर सकते हो, LRNIT। इसका क्या मतलब है देखो, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब क्या, तुमको मैंने बताया, अंडा लेने गए एग दोस्तों, एग लेने के लिए गए, एग वाले ने आपको एग सेल कर दिया, सेल। नाउ इस केस में आपको एक एक पॉइंट इसी तरीके से याद रखना है, आपको हेड पॉइंट्स पे लिखना पड़ेगा, सेल का पॉइंट एंड एग्रीमेंट टू सेल का पॉइंट, ठीक है। नाउ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट के 2 पॉइंट्स वो जो थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ऊपर के पॉइंट्स इजी है तो जल्दी कंप्लीट करेंगे। नाउ सेल, एल से आता है लाइबिलिटी दोस्तों। एक बार सेल हो गया मतलब अब क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत और जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब आपने अगर अंडा ले लिया दोस्तों, अब आपका अंडा हो गया है, यू आर दी ओनर ऑफ द गुड्स नाउ। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब अब आपका अंडा है, अगर टूटा तो आपका रिस्क है। तो देखो लाइबिलिटी, सब्सिक्वेंट लॉस मतलब एक बार सेल हो गया उसके बाद का लॉस है, डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर, यू आर द बायर। तुमने अंडा तोड़ा दोस्तों, अंडा किसने तोड़ा है, तुमने तोड़ा है, समझा। नाउ अग्रीमेंट टू सेल, सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। दोस्तों अंडा का ओनरशिप किसके पास है, बेचने वाले के पास है, उसने बेचा ही नहीं है दोस्तों। अब दुकान गया, पैसा दिया, अंडा आया, तुमने तोड़ दिया, किसके अंडे टूटे, तुम्हारे टूटे, क्योंकि तुमने पैसे दिए, यू आर द ओनर। यस यस, बट सेकंड केस, अग्रीमेंट टू सेल, आपने पैसा दिया नहीं है, उसने अभी तक अंडा दिया नहीं है, शॉपकीपर के हाथ से अंडा टूट गया दोस्तों, यस हिज फॉल्ट, एंड अगेन सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द, परफेक्ट, लायबिलिटी ऑफ द सेलर। नाउ रिस्क, बायर का रिस्क है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी, ओके। अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क ऑफ लॉस किसका है, शॉपकीपर, उस तरफ मतलब शॉपकीपर। रेमेडीज, छोड़े में रेमेडीज, इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम तो दिख गया, सॉल्यूशन क्या है, याद रखना। सेलर क्या कर सकता है, अगर अंडा खराब निकल गया दोस्तों तो बायर क्या कर सकता है, नॉट सेलर। लेट अस से आपने अंडे बाई कर लिए, अब आपके अंडे दोस्तों खराब हो गए, आपके अंडे, उसके अंडे नहीं, आपके अंडे हैं, एग आपका है, खराब हो गया दोस्तों, ऑमलेट जैसे आपने ऐसे स्मेल आ रहा है दोस्तों, क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो खराब ऑमलेट लेकर, आप बोल सकते हो मेरे पैसे वापस करना। सो सेलर कैन सू द बायर फॉर प्राइस। सो ये है, ये उल्टा यहाँ पर पॉइंट लिखा है, आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो। देखो क्या बोला है, द सेलर कैन सू द बायर फॉर प्राइस, मतलब आप अगर उनको पैसे नहीं देते हो एंड गुड्स ले लेते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन किया वैसे ही अगर आपने उनसे गुड्स ले लिए एंड पैसे नहीं दिए तो क्या कर सकता है सेलर, जो है शॉपकीपर, जो है जो अंडा सेल कर रहा है आपको, एग सेल कर रहा है, ही कैन सू यू फॉर दी प्राइस। नो, यहाँ पर इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, एन अग्रीड पार्टी, जो अग्रीड, अग्रीड मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उसको बोलते हैं अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस एंड नॉट फॉर प्राइस। क्या बोल रहे हो सर ये सब, क्या है ये सब, देखो इसमें सिर्फ सिंपल ये चीज बोला है, अग्रीमेंट टू सेल के केस में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है। लेटस से आपने ये अंडा जो उस शॉपकीपर से आप बाई करने वाले थे ना, ये अंडा किसी और को सेल करने का प्रॉमिस किया था, ठीक है, यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। ये एक इतना इन डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहिए दोस्तों, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, तो लंबा लेक्चर हो जाएगा ये अभी। ओके, सो ये सेलर है, आप बायर हो, एंड इसको आपने प्रॉमिस किया है कि पहले मैं यहाँ से बाई करूंगा एंड फिर यहाँ पर मैं रीसेल करूंगा, तो इसको आपने प्रॉमिस किया,
ठीक है। इसने ये सोचा कि आप इसको सेल करोगे, बट क्या हो गया, ये सेल नहीं कर पाया। अब बताओ, आपको तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ इस व्यक्ति को भी नुकसान हुआ है। अग्रीड पार्टी कौन हुआ? अग्रीड पार्टी ये भी हुआ दोस्तों, और ये भी अग्रीड पार्टी हो गया। समझ में आया? सो जिसको डैमेजेस हुआ, जिसको नुकसान हुआ है ना, हो सकता है बायर ऐसा हो जिसको नुकसान हुआ है, हो सकता है सेलर ऐसा व्यक्ति हो जिसको नुकसान हुआ है। तो जिसको भी नुकसान हुआ है, द अग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस एंड नॉट फॉर प्राइस। प्राइस के लिए नहीं सू कर सकता, मतलब जो एग का प्राइस है उसके लिए सू नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक सेल हुआ ही नहीं है। सिर्फ जितना नुकसान हुआ है उसके लिए वो सू कर सकता है। इसका आपको काफी केस स्टडीज दिखेंगे, सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस का जब पर्टिकुलर टॉपिक करोगे तब आपको और इन डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो, आप प्राइस के लिए आप सू नहीं कर सकते, बट जितना नुकसान हुआ है दोनों को, उसके लिए आप जरूर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं, जो थर्ड व्यक्ति था, अगर उसको 50 रुपीज का नुकसान हुआ है एंड एग का प्राइस 500 रुपीज था, तो 50 रुपीज का नुकसान किसको देना पड़ेगा? जिसका फॉल्ट था उसको देना पड़ेगा। रीसेल, रीसेल मतलब ओनर क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है। जो ओनर नहीं है वो रीसेल नहीं कर सकता। वेरी बेसिक चीज है। आपकी साइकिल है, आप रीसेल कर सकते हो, मतलब आप किसी और को सेल कर सकते हो। तो क्या बोला था? सेलर कैन नॉट रीसेल। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सेलर कैसे रीसेल करेगा? सेलर इज द ओनर क्या? क्या सेलर ओनर है? नहीं है, सेलर ओनर नहीं है। सेलर के पास से अब ओनरशिप जा चुका, तो सेलर कैन नॉट रीसेल, बायर रीसेल कर सकता है। नहीं समझ में आया तो सोचना इस चीज को। नो, सेलर इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, अब तक अंडे दोस्तों सेल किए ही नहीं है। ओनर कौन है? सेलर ही ओनर है। तो सेलर अगर ओनर है तो वो जो चाहे वो कर सकता है दोस्तों, या सेल भी कर सकता है, रीसेल भी कर सकता है, वो खुद ऑमलेट बनाकर खा सकता है, वो फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेलर में सेल दी गुड सिंस ओनरशिप इज विद दी सेलर। नो, नेचर, इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश है दोस्तों। एग्जीक्यूटेड मतलब कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटरी मतलब अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। नाउ ट्रांसफर, सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में फ्यूचर डेट पे या कोई कंडीशन के फुलफिलमेंट होने से ट्रांसफर होता है। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मतलब अगर तू मेरे को कैश देगा ना, तो मैं तेरे को अंडा देगा। व्हाट इज दैट? इन फ्यूचर डेट। इन फ्यूचर डेट क्या होगा? जैसे वो कंडीशन फुलफिल हो गया दोस्तों, गुड ट्रांसफर हो गया। नो, ये पॉइंट पे थोड़ा टाइम जाएगा, बट ये पॉइंट काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। ये पॉइंट काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी लगती है। इस पॉइंट को समझाने से पहले हमको विजय मल्ल्या का हेल्प लेना पड़ेगा दोस्तों। विजय, पहली बार सही चीज के लिए यूज हो रहा है दोस्तों ये नाम, सुनना। विजय माल्या ने लोन लिया है देना बैंक से। देना बैंक ने ऑब्वियसली बैंक दे दिया उसको, सॉरी लोन दे दिया दोस्तों। अब विजय माल्या क्या हो गया दोस्तों? इनसॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्वेंट मतलब क्या? यस, लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स। अब लाइबिलिटीज इतने ज्यादा हो गए कि अब असेट्स वो रिपे नहीं कर पाएगा। सॉरी, लाइबिलिटीज इतने ज्यादा हो गए कि असेट्स बेचकर भी उस लाइबिलिटी को रिपे नहीं कर पाएगा। तो अब देना बैंक रोते रोते कहाँ जाएगा दोस्तों? गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा? असाइनी को। अब असाइनी क्या करेगा पता है? असाइनी जितने भी विजय माल्या के असेट्स है वो सबको सीज करेगा, मार्केट में बेचेगा दोस्तों। 150 रुपया, 150 रुपया, इसको बाई कर लो, ऐसा वो सेल करेगा दोस्तों। सीज कर देगा, ऑक्शन करेगा, एंड उस ऑक्शन में आए हुए पैसे किसको दे देगा? देना बैंक को दे देगा। तो इसका काम ही वही है। किसका काम वही है? अपना ऑफिशियल असाइनी का काम ही यही है। उसका लॉ ऑफिशियल असाइनी का नाम ही इसलिए पड़ा कि वो क्या करेगा? जो भी इंसॉल्वेंट व्यक्ति है उसके सारे सामान हड़प लेगा, अपना मान लेगा, एंड क्या करेगा? मार्केट में सेल करके जिसको भी नुकसान हुआ है दोस्तों, जिसको नुकसान हुआ है उसको क्या कर देगा? पैसे दे देगा। नाउ, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अपने केस में अब कौन हो गया इंसॉल्वेंट? सेलर। अपना एग्जांपल देखो, ये कौन है अभी? जेठालाल। ठीक है, कहाँ गया दोस्तों? थोड़ा अलग हाईलाइट, जेठालाल, बबीता जी। जेठालाल ने गुड्स सेल किया किसको? बबीता जी को। नाउ ये सेलर है, ये बायर है। हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? बबीता जी इज द ओनर ऑफ द गुड्स। मेरे को बात बताओ, अब जेठालाल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास होगा? ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स जा रहा है दोस्तों, गुड्स जा रहा है तो असेट्स हैं, तो उस केस में करंट असेट जा रहा है तो यस बराबर है, टू गुड्स आएगा। बबीता जी अकाउंट डेबिट, दैट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डेटर्स हैं ये जेडारा के लिए असेट है? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ इंसॉल्वेंट कौन हुआ? जेठालाल।
ऑफिशियल असाइनी कहाँ आएगा? देखो पॉइंट बोलता है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, तो सेलर कौन है? जेठालाल। सो इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। परफेक्ट। जो इंसॉल्वेंट होता है वहां ऑफिशियल असाइनी आ जाता है। तो अब ऑफिशियल असाइनी का एक ही काम है, ओनर है जो भी ओनर है, जैसे विजय माल्या के केस में सारे असेट्स उसने सीज कर लिए, वैसे ऑफिशियल असाइनी जेठालाल जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, ओनर है, उसके सारे असेट्स सीज कर देगा एंड जितने लोगों भी पैसे देने हैं ना वो पैसे दे देगा। यस। तो अब मेरे को बात बताओ, गुड्स सेल कर दिया, गुड्स बबीता जी के पास गया, बबीता जी इज द ओनर, बबीता जी ने पैसे अभी तक दिए नहीं है, इसलिए डेटर्स करके हमने एंट्री पास किया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब मेरे को बात बताओ, क्या ये ऑफिशियल असाइनी बबीता जी से जो गुड्स गए हैं वो ले सकता है या पैसे ले सकता है? वेरी गुड। देखो क्या कर सकता है वो, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट, ये इसका साइन का मतलब क्या है? विल नॉट या कैन नॉट टेक ओवर द गुड्स बट कैन रिकवर प्राइस। मतलब जो गुड्स जा चुके दोस्तों, अब क्या करे जब चिड़िया, यस, तो गुड्स अगर जा चुका अब गुड्स वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज बबीता जी इज द ओनर ऑफ द गुड्स। यस, ये बिजनेस का रिस्क है, बिजनेस का लॉस है दोस्तों। बट क्या मैं जो प्राइज आने वाला है, जो डेटर्स में पैसा आने वाला है, क्या मैं मतलब ऑफिशियल असाइनी क्या उस चीज को रिकवर कर सकता है? यस, उस चीज को रिकवर कर सकता है। सो यहाँ पर बायर से प्राइस रिकवर किया जा सकता है, गुड्स रिकवर नहीं कर सकते, गुड्स रिकवर नहीं कर सकते। परफेक्ट, ये कर सकता है। नाउ इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, क्या ओनरशिप पास ऑन हुआ है? नहीं। अगर ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, तो उस केस में ओनर कौन है? जेठालाल ही ओनर ऑफ गुड्स है। तो अगर जेठालाल ही ओनर ऑफ गुड्स है तो मेरे को बात बताओ, इंसॉल्वेंट अगर जेठालाल हो गया है दोस्तों, तो ऑफिशियल ऐसा तो यही आएगा। गुड्स किसके पास है? जेठालाल के पास है। तो क्या वो सीज कर सकता है? यस। देखो क्या बोला है, ऑफिशियल से नहीं, विल रिकवर या विल अक्वायर कंट्रोल ओवर गुड्स बट प्राइस कैन नॉट बी रिकवर्ड। प्राइस कैसे रिकवर करेगा दोस्तों? प्राइस कैसे करेगा मेरे को बताओ? सेल हुआ क्या? नहीं, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो, सॉरी, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो प्राइस रिकवर नहीं हो सकता। फिर आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू हु इज द बायर। बबीता जी। बबीता जी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो क्या होगा? आप खुद सोचना, मैं नहीं बता रहा तुमको, तुमको सोचना है। अगर बबीता जी इंसॉल्वेंट हो गई तो उस केस में मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको समझना है, वीडियो को पॉज करना है और समझना है कि अगर बबीता जी इंसॉल्वेंट हो गई तो ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर गुड्स। सोचो, लेट इट डाइजेस्ट। सेल्स के केस में अगर बबीता जी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ऑफिशियल असाइनी इंसॉल्वेंट व्यक्ति के पास जाएगा एंड सारे असेट जब्त करेगा। हु इज द इंसॉल्वेंट व्यक्ति? बबीता जी। बबीता जी इज द ओनर, उसके पास असेट्स है। बस तुमको आंसर मिल गया। जो ओनर है उसका असेट्स क्या होता है? सीज होता है। वही तो किया है दोस्तों। आगे, इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। डन, पक्का, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल है तो बबीता जी के पास अभी भी कोई कंट्रोल आया नहीं है, ओनरशिप आया नहीं है, तो ऑफिशियल असाइनी के पास भी कोई कंट्रोल नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? यस। नाउ सेल वर्सेस हायर परचेस। अब सेल वर्सेस हायर परचेस समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हायर परचेज में होता क्या और सेल में क्या होता है। सेल क्या होता है आपको पता है दोस्तों, आपने अंडे ले लिए दोस्तों, ठीक है, अंडे आपने ले लिए। अब अंडे एक बार आप बाई कर लेते हो तो आपका अंडा है, आप जो चाहे वो कर सकते हो दोस्तों, बिकॉज आपके पास, यस परफेक्ट, कौन सा प्रॉपर्टी है? जनरल राइट्स है एंड नॉट स्पेशल राइट्स है। बट हायर परचेज के केस में एचपी, आप दोस्तों बड़ा अंडा ले रहे हो दोस्तों, ऑस्ट्रिच का अंडा आपको चाहिए, तो आप इसको ईएमआई पे बाई करते हो, समझे? तो आप इसका ऑमलेट तब तक नहीं बना सकते जब तक आप इसका लास्ट ईएमआई ना पे करें। मतलब आप ओनर तब तक नहीं बनोगे जब तक आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट ना पे हो। इतना समझ लो। आप विजय सेल्स में गए दोस्तों, विजय सेल्स में जाके आप टीवी लेते हो, टीवी का जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट आप रिपे नहीं करते, पे नहीं करते, तब तक आप ओनर, परफेक्ट, आप तब तक ओनर नहीं माने जाओगे। आप उसको यूज कर सकते हो। द मोमेंट यू डज नॉट पे मनी, आप पैसे नहीं पे करोगे ना, आपका घर से आके टीवी उठा के लेके जाएगा दोस्तों, याद रखना इस चीज को। आगे, इसलिए सीए बन जाओ दोस्तों एंड पैसे कमाना बहुत ज्यादा। ओके, नाउ सेल वर्सेस हायर परचेज क्या बोला है देखो, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है। अगेन आरटीपी बी, ये एक मेमोरी टेक्निक है। रीसेल, बायर रीसेल द गुड्स। सोचना अभी, हाँ, अगर एक बार सेल हो गया तो बायर
क्या रीसेल? यस दोस्तों, बायर इज द ओनर। एक बार सेल हो गया ना तो बायर इज द ओनर, तो बायर रीसेल कर सकता है। हायर परचेसर, हायरर मतलब कौन? जो हायर परचेस करता है। अगर मैंने ये जो स्टाइलस है मैंने हायर परचेस किया, मतलब मैंने ईएमआई पे लिया है दोस्तों, तो इस केस में आई एम द हायरर, ठीक है ना। तो हायर परचेसर कैन नॉट रीसेल द गुड्स अंटिल पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंडे आपने बाई कर लिया, टीवी आपने दुकान में जाके बाई कर लिया, फुल हार्ड कैश पे कर दिया, अंदर बाई कर लिया दोस्तों, कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट आपको प्राइस पे करना ही पड़ेगा। नहीं पे किया तो ये जो अग्रीड पर्सन है वो जाके कोर्ट में क्या कर देगा? केस कर देगा। सेलर क्या कर देगा? कोर्ट में केस कर देगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हायरर इफ सो लाइक्स कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी, पे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। वेरी सिंपल। स्टिल मैं एक बार रीड करेगा क्योंकि इंग्लिश में तुमको लिखना है। देखो, हायरर मतलब मैं ने ये स्टाइलस ईएमआई पे लिया, इफ सो लाइक्स कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। हट, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसका ईएमआई नहीं पे करना, मेरे को नहीं देना, हट। तो मैं क्या कर सकता हूँ? टर्मिनेट कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स। ले रिटर्न ले ले। ओनर जो जिसने मेरे को ये सेल किया विदाउट एनी लायबिलिटी क्या कर सकता है? पे कर सकता है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होता है? जैसे तुमने पैसे दिए वैसे जैसे तुमको अंडा मिल गया दोस्तों, इमीडिएटली क्या हो गया? इमीडिएटली प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड। बट इन केस ऑफ हायर परचेस ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, परफेक्ट, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टी, बायर ओनर होता है। द पोजीशन हायरर इज द बेली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है दोस्तों बेली। अब बेली हम वहीं अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ। बेली मतलब वो व्यक्ति होता है जिसके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं, स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, स्पेशल राइट्स, सॉरी जनरल राइट्स नहीं होते, सिर्फ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं अंटिल पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया दोस्तों, बायर कौन है? अपने एग्जाम्पल के केस में, हमारे एग्जाम्पल के केस में मैंने ये बाई किया तो आई एम द बायर, सो सेलर टेक्स रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टेड बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अब बोलेगा कैसा? सेलर कैसा रिस्क ले रहा है दोस्तों? यहाँ पर अज्यूम किया गया है क्रेडिट सेल्स का। सो अगर मैंने बाई किया है ये, तो ये ईएमआई पे नहीं लिया, हायर परचेस पे नहीं लिया, मैंने बाई कर दिया, मैंने बोला मैं 15 दिन बाद पैसा देगा। अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया दोस्तों। इंसॉल्वेंट होने के बाद है ना, मैं बैंकरप्ट से डिक्लेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कंगाल है दोस्तों। तो अब सामने वाला व्यक्ति जिसने मुझे गुड्स बाई किया वो रिस्क में आ गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? वो सू अगेन, एक बार बैंकरप्ट हो गया ना तो अगेन उस पर कोई केस नहीं होता। बट आपको इतना टेक्निकलिटी नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि रिस्क सेल के टाइम पे सामने वाले व्यक्ति का होता है, बायर का नहीं होता, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में ये रिस्क लिया क्रेडिट पे गुड्स सेल करने का। कुछ लॉज है उसको प्रोटेक्ट करता है, बट फिलहाल आप समझ लो रिस्क किसका है? बायर का है। यहां पर देखना, ओनर डज नॉट टेक, एक मिनट, ओनर कौन है हायर परचेस के केस में? यस, मैं हो गया हायरर, मैंने इसको हायर परचेस में बाय किया, जिसने मुझे सेल किया ही इज द ओनर, उसके पास कुछ रिस्क नहीं है दोस्तों। देखो, ओनर डज नॉट टेक रिस्क, हायरर मतलब मैं, अगर डज नॉट पे एन इंस्टॉलमेंट, ओनर के पास राइट ही टू टेक बैक द गुड्स। सेल के केस में ऐसा नहीं है, मेरे पास ओनरशिप आ गया, अब मैं पैसा नहीं देगा एंड मैं बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे से गुड्स नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा गुड्स ऑफिशियल ऐसा नहीं लेकर जाएगा ना। ये अभी जस्ट पढ़ा हमने, क्लियर हो रहा है? ऑफिशियल असाइनी लेकर लेके जाएगा, मेरे से प्राइस रिकवर कर सकता है ऑफिशियल असाइनी, सामने वाले का ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो इस चीज को इतना समझ लो, सेल के केस में, सेल के केस में रिस्क किसका होता है? बायर का होता है। ठीक है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर का रिस्क होता है। ठीक है, सेलर टेक्स रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टेड बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। तो जैसे ही बायर इंसॉल्वेंट हो गया, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, बायर जैसे इंसॉल्वेंट हो गया दोस्तों, सेलर को पैसे कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करेगा? बायर से। बायर इंसॉल्वेंट है तो क्या? आगे, ओनर डज नॉट टेक सच रिस्क हायरर नॉट टू पे लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर हायर परचेज के केस में अगर लेटर से मैंने इसका ईएमआई पे नहीं किया, ओनर क्या कर देगा? गुड्स लेकर चले जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, देखो, क्या मैं इसको बाई करने के बाद ट्रांसफर कर सकता हूं एंड सामने वाले व्यक्ति को अच्छा टाइटल दे सकता हूं? यस, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेसर, बट हायरर कैनॉट पास एनी टाइटल इवन टू बोनाफाइड परचेसर अंटिल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। वेरी बेसिक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोस्तों, इट इज वेरी वेरी बेसिक। रीड करता हूँ, तो हायरर जो है, मैं अगर इसको ईएमआई पे बाई करता हूं तो आई कैन नॉट पास
गुड टाइटल, क्योंकि मेरे पास जनरल राइट्स नहीं है, मेरे पास स्पेसिफिक राइट्स है अंटिल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बिकॉज आई एम नॉट दी ओनर। दोस्तों रिवीजन लेक्चर बोल के मैंने काफ़ी इन डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई है, सो प्लीज मेक अ गुड यूज ऑफ इट। ओके, सेल वर्सेस बेलमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट। नाउ सेल का मतलब तो आपको पता ही है, बेलमेंट का मतलब क्या है। बेलमेंट का मतलब ये है, एकदम फनी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेलमेंट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रेट में आप अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल लेट अस से मैं यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ दोस्तों बैंकॉक, ये यूके जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे नेबर के पास में जाता हूँ और मेरे घर पे छोटा पप्पी है दोस्तों, पप्पी समझता है आपको, कुत्ता। वो पप्पी मेरे नेबर को मैं दे देता हूँ दोस्तों, ये मेरी नेबर है, ये मिसेस नेबर, ये नेबर को मैंने पप्पी दिया। मैंने कहा मैं यूके 5 डेज के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, आई एम अ सीए, सो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट यूके, सो मैं यूनाइटेड किंगडम क्वीन से मिलने गया दोस्तों। क्वीन अब है नहीं, बट मैं मिलने गया दोस्तों, मेरी मर्जी। तो अब अब ये जो नेबर है दोस्तों, क्या लिखा है मैंने, ये जो नेबर है, मिसेस ने मतलब नेबर। अब ये नेबर के पास ऑप्शन 2 है, ये चाहे तो मेरे से पैसा ले सकती है दोस्तों, या ये फ्री में भी ये पप्पी को रख सकती है। इस नेबर को इस पप्पी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। अब ये नेबर मेरे डायरेक्शन के बिना ये पप्पी किसी और को नहीं दे सकता, सॉरी किसी और को नहीं दे सकती, पप्पी मेरी है, रिटर्न मुझे देना पड़ेगा। जब मैं 5 दिन यूके जाने के बाद में रिटर्न जब 5 दिन आएगा, ये नेबर को ये पप्पी मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। डिड यू गेट इट? पक्का? ओके, देखो क्या लिखा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में, ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैंने सेल कर दिया, सामने वाले के पास जनरल राइट्स है, जो चाहे वो कर सकता है। बट अगर मैं बेलमेंट की बात करूं तो पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम पोजेशन, प्रॉपर्टी नहीं लिखा, देखो यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है, यहाँ लिखा है पोजेशन, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। सो पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बेलर टू बेली। बेलर कौन है यहाँ पर? देखो यहाँ पर अपना एग्जांपल, मैं बेलर हूँ एंड सामने वाले जिसको मैं दे रहा हूँ दोस्तों नेबर, वो बेली है। सो पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बेलर टू बेली, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी एंड नॉट जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी में कुछ ही चीजें ट्रांसफर होती है, मैंने आपको बताया था। रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स इन रिटर्न, सॉरी रिटर्न ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक बार दोस्तों, एक बार सॉरी क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब एक बार सेल हो गया, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक बार सेल हो गया, अब गुड्स रिटर्न नहीं आ सकता जब तक गुड्स डिफेक्टिव ना हो एंड अदर थिंग्स। इन्होंने कहा रिटर्न इन, एक बार सेल हो जाता है तो रिटर्न ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, बट बेली मस्ट रिटर्न गुड्स टू द बेलर। मतलब जो पप्पी मैंने दी दोस्तों, वो 5 दिन बाद ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ सर्टन क्या हो जाएगा, रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। वो कुत्ता, पप्पी जो है, अगर आप भूल गए हो, पप्पी मतलब कुत्ता जो मेरे पास था, वो 5 दिन बाद नेबर को मुझे देना पड़ेगा। कंसिडरेशन प्राइस हो सकता है दोस्तों, मनी, बट ये ग्रेटिटुअस भी हो सकता है और नॉन ग्रेटिटुअस भी हो सकता है, मतलब पैसा भी हो सकता है या बिना पैसे का भी हो सकता है, क्योंकि नेबर को शायद मेरा पप्पी का ध्यान रखना बहुत पसंद है दोस्तों। तो इसके चलते वो बोल सकती है कि तू मेरा नेबर है एंड मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, ये बोलकर भी वो नॉन ग्रेटिटुअसली, नॉन ग्रेटिटुअस मतलब मनी, ग्रेटिटुअस मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये पैसे के लिए मैं काम नहीं करना चाहती, सो दैट इज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्लियर है। तो कंसिडरेशन यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, देखो लास्ट पार्ट ऑफ द टॉप चैप्टर, ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर हो गया दोस्तों, सो यू कैन एडजस्ट द स्पीड अकॉर्डिंगली। सो हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कैसा बनाया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। सबसे पहले ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, प्राइस एंड एक्सेप्टेंस होता है ऑफ सच ऑफर। ये देखो बहुत बीकॉम जैसा टॉपिक है, सिर्फ को रीड करूंगा मैं। इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, बट अगर ऐसा अग्री हो गया ना, सॉरी, तो डिलीवरी फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है। वाओ, इमीडिएट डिलीवरी एंड इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है। इमीडिएट डिलीवरी, सॉरी, देयर में भी डिलीवरी और पेमेंट और बोथ मेड इन इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी या पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। डिलीवरी और पेमेंट फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है। बस यही, बस पेज भरना है दोस्तों, तो लिख दिया। सेकंड आता है असर्टनमेंट ऑफ प्राइस। व्हाट डू मीन बाय असर्टनमेंट ऑफ प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ना दोस्तों, तो प्राइस असर्टनमेंट होता है। तो प्राइस असर्टन कैसे करें? सिंपली, प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसीडरेशन इन सेल ऑफ गुड्स,
प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 अलग अलग पॉइंट्स है, 3 अलग अलग बुलेट्स है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है तो यही प्राइस होगा, तो यही प्राइस होगा। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, यही बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 500 रुपया, 150 रुपया, तो 150 रुपया जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो, ठीक है। सेकंड, अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, मैंने कारपेंटर को बोला मेरे को शू रैक चाहिए, वो बोलता है देख सामान का 5,000 रुपया, मेरा मार्जिन 20%। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सामान मतलब जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, सामान वो हमको देना पड़ेगा प्लस 20%, दैट इज एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज, मतलब हमारे बीच में ऐसा व्यवहार चलता आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो हम कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मान लेंगे कि ओवर द पीरियड जैसा चलता आ रहा है वैसा चलेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज। जैसे आप नॉर्मल अपने किराना शॉप पे जाते हो, आपके मॉम को देखकर या आपको देखकर वो अपने आप बुक ओपन करके क्या कर देता है, क्रेडिट सेल्स पे लिख देता है। उसको पता है कि आपका और उसका डीलिंग कहीं और तरीके से, किसी और तरीके से होता है। डिड यू गेट इट? सो बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। लास्ट कॉन्सेप्ट, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, वेरी स्मॉल एंड वेरी बेसिक पॉइंट। लेट अस से ये है जेठालाल, ठीक है, ये है अय्यर, ठीक है, और ये है बबीता जी। अगर जेठालाल को, ये स्टोरी समझना, बबीता जी को दोस्तों गुड सेल करना है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो फ्री में भी सेल कर देगा। बट अय्यर को ये बात पसंद नहीं है कि जेठालाल बबीता जी को गुड सेंड करे, सेल करे। तो वो बोलता है कि तुम मुझे गुड सेल करना। अब जेठालाल बोलता है कि मैं गुड्स तुमको फ्री में सेल नहीं करूंगा, मैं एक वैल्यूअर, मतलब जब तक बागा आके इस गुड्स का वैल्यूएशन नहीं करता, गुड्स का वैल्यूएशन नहीं करता, तब तक मैं तेरे को गुड्स नहीं सेल कर सकता। मतलब ये दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है कि जब तक बागा आके क्या नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, मैं गुड्स आपको सेल नहीं कर सकता। ये दोनों ने एग्री कर लिया। एंड अय्यर को भी लगा ठीक है मुझे फ्री में नहीं चाहिए, एंड वैल्यूअर जैसा कहेगा, थर्ड पर्सन एक न्यूट्रल पर्सन जैसा चार्ज करेगा, वैसा उसी प्राइस में मुझे बाई करना है। लेट अस से बागा वैल्यू ही नहीं कर पाए दोस्तों, तो जेठालाल जो गुड्स सेल करने का प्रॉमिस किया है वो सेल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन हुआ ही नहीं है, तो क्या वैल्यू पे सेल करे। बट समझो अगर बाई डिफॉल्ट या ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट बनने के बावजूद भी ना पता होकर या गलती से जेठालाल ने ये गुड्स अय्यर के हाथ में दे दिया दोस्तों, तो अय्यर ऐसा नहीं बोल सकता कि वैल्यूअर ने वैल्यू नहीं किया तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। समझ में आया? यहाँ पर गुड्स दिया तो अय्यर को रीजनेबल प्राइस तो देना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस तो देना पड़ेगा। बट अगर समझो जेठालाल का मूड बदल गया दोस्तों, या अय्यर का मूड बदल गया, उनको अब एक दूसरे को सामान नहीं सेल करना, या अय्यर को अब जेठालाल से गुड्स बाई नहीं करना, इस केस में अब दोनों, क्या दोनों में से एक साजिश ऐसा करते हैं कि बागा को हम वैल्यू करने ही नहीं देंगे। मतलब जब भी बागा वैल्यू करने आएगा, या तो जेठालाल अवेलेबल नहीं होगा या तो अय्यर अवेलेबल नहीं होगा। मतलब ये क्या सोची समझी साजिश है, वाओ, क्या ये सोची समझी साजिश है। तो इस केस में दो अलग अलग केसेस, मतलब जब बागा वैल्यू करने आ रहा है दोस्तों, जेठालाल अवेलेबल नहीं है, ये फर्स्ट केस में नुकसान किसको हुआ, अय्यर को हुआ, तो अय्यर क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये जानबूझकर किया गया साजिश है दोस्तों, क्या है, साजिश है। सेकंड, बट अगर समझो जेठालाल अवेलेबल है बट अय्यर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वैल्यूअर अगेन वैल्यू नहीं कर पाएगा। तो अब मेरे को बताना किसकी गलती है, अय्यर की गलती है, किसको नुकसान हुआ, जेठालाल को नुकसान हुआ, तो एनी डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। समझ में आया? तो यहाँ पर स्टोरी सिंपल समझ के चलना, एंड अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे दोस्तों। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, इन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स टर्म्स द प्राइस ऑफ गुड्स इज फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, मतलब अपने केस में कौन, बागा। इफ सच थर्ड पार्टीज कैन नॉट मेक वैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। वाह, अवॉइडेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। If such third party, sorry, provided if goods or any part delivered to buyer, he shall pay reasonable price. मैंने बोला था ना, yes. When such third party prevented by making valuation by fault of seller or buyer, क्या बोला है, हाँ यस वही बोला कि अगर यहाँ पर जेठालाल या भिड़े का मिस्टेक है, तब पार्टी नॉट इन फॉल्ट, या तो जेठालाल या तो भिड़े शैल मेंटेन सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट पार्टी इन डिफॉल्ट। नाउ ये सारे क्वेश्चंस है जो अब तक प्रीवियस एमटीपी, आरटीपी, आपके मॉड्यूल, ये इसमें से आया है।
ठीक है ना, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन व्हाट वेज डज सेल डिफर फ्रॉम हायर परचेज, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। Explain the term delivery and its forms under the Sale of Goods Act. Again, it is very direct question. Classify the following transactions according to the types of goods they are. Now, a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. 100 bales है, bales में होते हैं, kgs में नहीं होते cotton. So he agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. कमेंट में बताना फर्स्ट का आंसर क्या है। सेकंड, ए अग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट लाइंग इन हिज शॉप। अगेन मेरे को कमेंट में बताना। टी अग्रीज टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस विच विल प्रोड्यूस इन द गार्डन दिस ईयर। अगेन कमेंट में बताना तीनों का आंसर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा।